नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके साथ में अभी साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, इन्हें ज़रूर तैयार कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। जी हाँ, इससे अधिगमकर्ता, अधिगम और शिक्षण का मनोविज्ञान। ये अपने आप में थोड़ा थियोरेटिकल पेपर भी है और थोड़ा आपका ऐसा पेपर है जो आप अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो है पिछले वर्ष में भी आया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है क्वेश्चन कई साल बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा, इतने क्वेश्चन तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं वो तो आप कर ही ले, लेकिन इतने प्रश्न को आप ज़रूर कर लें। और एक चीज़ मैं अभी आपको पेपर बताने से पहले ही कह देता हूँ कि बिल्कुल आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के ऊपर जो है निर्भर ना रहें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कोई रामबाण या मैंने पेपर सेट नहीं किया है कि जो मैं आपको 100% गारंटी दूं कि यही टोटल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ से आपको तकरीबन 80% क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप गौर से देखोगे, आप क्वेश्चन पहले देख लो फिर आप मुझे बताना, आप देखना एग्ज़ाम देने के बाद कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गए और आप 90 नंबर के क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहीं से कर पाओगे। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हूबहू जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, तो शायद वो ना भी हो, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ या डायरेक्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ तकरीबन 70 to 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये मैं आपको सिर्फ अंदाजे से नहीं कह रहा हूँ, ये जो मेरा अनुभव रहा है आप लोगों के साथ, आपसे जो सीनियर बैचेस पास आउट हुए उनके साथ, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो अगर प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा वीडियो को। अगर इसी तरह का कंटेंट और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए हो कम से कम जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेक्शन ए, जैसा कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट जरूर करें। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। मैं नॉर्मली सबको यही सलाह देता हूँ कि आप तीनों सेक्शंस को 1-1 घंटे का समय दें और जब किसी एक सेक्शन में आपको टाइम बच जाए तो उसका समय जो है आप दूसरे सेक्शन को दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 15 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो अगर आपका वो प्रश्न जो है 40-45 मिनट में हो जाता तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट या 20 मिनट का बचता है आप उस एक्स्ट्रा टाइम में दूसरे सेक्शन के पेपर को अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह से समय नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करें कि किसी एक ही सेक्शन के क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखने में पूरा समय दे दें और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप किसी दूसरे सेक्शन का छोड़ दें। क्वेश्चन तो कोई छूटना ही नहीं चाहिए, चाहे आप थोड़ा कम या ज़्यादा लिख लें, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन भी रिपीटेड बताता जा रहा हूँ कि कब कब पूछा गया। तो सेक्शन ए से देखेंगे 2016 में पूछा गया कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण की स्तर की व्याख्या कीजिए और शिक्षण का अर्थ बताइए। तो शिक्षण से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही टॉपिक से मिलते जुलते जो प्रश्न है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, 2016 और 18 में पूछा गया था। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए कई बार रिपीट हुआ और इस बार भी होने की पूरी संभावना है। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, देखिए बुद्धि को परिभाषित करना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बुद्धि को परिभाषित कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, चिंतन व कल्पना में अंतर कीजिए, प्रश्न पूछा गया है। तो आप यहाँ से बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैंने कोशिश की है कि आपको ईयर भी बताता चलूँ जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि शायद ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, देखिए कल्पना का अर्थ बताना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ये आपका 8 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है कि टीचर इज ऑल्सो ए को लर्नर, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम, शिक्षक जो एक सह अधिगमकर्ता भी होता है, इस बात की व्याख्या कीजिए। ये सब 2 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर कीजिए, वृद्धि और विकास में अंतर कीजिए। विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए और कॉग्निशन क्या है, संज्ञान क्या है, इसका आपको यहाँ पर लिखना है। राइट कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मैं हर एक टॉपिक से मिलता जुलता जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो अब आप ये मत कहना कि आपने तो इतने सारे क्वेश्चन दे दिए तो आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन नहीं दिए दोस्तों, ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यही टॉपिक जो है अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, मैंने बहुत ही बढ़िया सा इसके ऊपर नोट बनाया है, आपके साथ में वीडियो भी शेयर किया हुआ चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं।
व्हाट इज एंटरिंग बिहेवियर, व्हाट इज टर्मिनल बिहेवियर यानी कि प्रविष्टि व्यवहार क्या है, अंतिम व्यवहार क्या है। और यहाँ पर देखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्यों की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। चर क्या है, एक सतत चर होता है, एक असतत चर यानी कि कंटिन्यूस और डिस्क्रिट वेरिएबल होते हैं, तो उस तरह से आपको बताना है। एंट्री और टर्मिनल बिहेवियर मैंने आपको बहुत बार बताया, आप चैनल पे एक बार चेक करिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हु प्रोपाउंडेड ट्रायल एंड एरर थियरी, थियरी ऑफ लर्नर, बिल्कुल आएगा, बार बार आता है, हर बार आता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड हु प्रोपाउंडेड कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। देखिए यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक ऑप्शन बताता हूँ कि आप इसमें से कोई 2 तैयार कर लीजिए। आप एक जो है यहाँ से 2 तैयार कर लेंगे तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपसे नाम पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में भी अगर आप ये टॉपिक तैयार करेंगे तो आपको यहाँ से जरूर प्रश्न मिलने वाला है। सहसंबंध प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है, प्रतिपादक कौन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। और व्हाट इज लर्निंग, देखिए प्रश्न बताता चलो, व्हाट इज लर्निंग यानी कि अधिगम क्या है। सिंपल साधारण तरीके हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं, आपको अधिगम शैली क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है। भाई कोई पढ़ के, कोई लिख कर, कोई वीडियो देखकर, कोई एनिमेशन देखकर, कोई फील्ड एक्टिविटी करके सीखता, तो ये सब क्या है, लर्निंग स्टाइल है। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है। मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप कुछ चीज़ सीखते हो, उदाहरण के लिए अगर आप किसी एक फील्ड में, उदाहरण के लिए जब आप इंग्लिश पढ़ना सीख लेते हो तो आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हो। जब इंग्लिश पढ़ना और लिखना आप सीख लेते हो तो इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलता है, आप दूसरे विषयों को जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है उस विषय को भी समझ पाते हो। यानी कि गणित समझ सकते हो, आप विज्ञान समझ सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर को समझ सकते हो। तो एक विषय में सीखा गया जो आपका कौशल या लर्निंग स्किल होता है वो दूसरे विषय में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार चलाना सीख लेते हो तो थोड़े बहुत प्रयास से आप ट्रक भी चला सकते हो। अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो आप कार भी चला सकते हो। अगर आप साइकिल चला सकते हो तो थोड़े प्रयास से आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हो। ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये आपकी 3 तरीके की होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी आप मोस्ट तरफ देखोगे। जीरो लर्निंग यानी कि एक विषय का सीखा हुआ चीज़ आपको दूसरे विषय में, यानी कि कुछ जो सीखा है उसका आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको गाना गाना आता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको खाना बनाना भी आता हो, लेकिन अगर आपको चावल पकाना आता है तो हो सकता है कि आप जो है खिचड़ी भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबल है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन इन रेफरेंस टू सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में तादात्म्यकरण क्या है। आगे प्रश्न देखेंगे। डिफाइन क्रिएटिविटी 18-19 दोनों में पूछा गया था और इस बार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सृजनशीलता को परिभाषित करिए। और ये सब 2 नंबर के प्रश्न है दोस्तों, ख्याल रखिएगा। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए दोनों रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो वही बता रहा हूँ कि अगर आप टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ना तो क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट ये अभी क्षमता किसे कहते हैं, एप्टीट्यूड क्या करते हैं। एप्टीट्यूड होता है ना कि प्राकृतिक रूप से अगर आपके अंदर कोई गुण और कौशल है जिसके लिए आपने ना कोई ट्रेनिंग ली, ना कभी आपने सीखा है, बस आपको आता होता नहीं है। अरे यार इसका ना निशाना बहुत अच्छा है, बचपन से हम सब लोग निशाना लगा रहे हैं, हमारा नहीं लगेगा लेकिन उसका लग जाए, और ये हर बार होता है। इसके अंदर प्राकृतिक रूप से पैदाइशी बोलते हैं ना, पैदाइशी गुण है। तो ये जो ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप कोई ट्रेनिंग नहीं लेते लेकिन आपके अंदर वो विशेष हुनर होता है, उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। पिछड़े बालक क्या है, मीनिंग ऑफ स्लो लर्नर, पिछड़े बालक का अर्थ। डिसलेक्सिया क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिमेंटिक क्या है, ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए आपको ईयर के साथ में लिखा ताकि आप समझें। शब्दार्थ विज्ञान क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, देखिए अगर आप 20-30 क्वेश्चन का आपको पढ़ना हो और वहाँ से अगर आपके 20 नंबर आते हैं तो बताइए कोई बुराई तो नहीं है। सातकरण और समाविष्टीकरण में अंतर बताइए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। देखिए सरल सरल प्रश्न ही आए हैं। व्हाट इज थिंकिंग, चिंतन क्या है, चिंतन के बारे में आपको यहाँ पर बताना। भाई चिंतन क्या है, किसी विषय को लेकर जब आप सोचते हैं उसको अलग अलग दृष्टिकोण से उसका आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और फिर जाकर आप उस पर अगर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं तो उसे हम कहते हैं चिंतन। चिंतन से हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी विषय के बारे में हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं या फिर कुछ नई जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट।
चिंतन के विभिन्न प्रकार। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार के रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आपको ये काम आएगा। चिंतन प्रक्रिया का अर्थ, देखिए चिंतन से कितने प्रश्न आए हैं। व्हाट इज़ फॉरगेटिंग, यानी किसी चीज़ को आपने किया है, सीखा है और अगर आप उसे भूल जाते हो तो इसे बोलते हैं विस्मृति, यानी कि फॉरगेटिंग। 2017 में पूछा गया और इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। विस्मरण को कम करने की दो प्रमुख रणनीतियाँ, यानी कि आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो राइट डाउन द टू मेन स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग। आप भूल जाते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, आप उसको रिवाइज करिए, निमोनिक्स के साथ में जोड़कर पढ़िए, उसको सीखिए, टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहिए, सही तरीके से समझ समझ के पढ़िए। ऐसे बहुत सारे उपाय आप बता सकते हो, लिख कर पढ़िए, आपको जो भी समझ में आए। गिव एनी टू मेन कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, क्यों आप भूलते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। कम प्रैक्टिस, सही तरीके से नहीं पढ़ना, किसी चीज़ को आधा अधूरा पढ़ना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है मानसिक रूप से कोई बीमारी हो, उसकी वजह से भी आप भूल सके। राइट मेथड टू डेवलप मेमोरी, स्मृति को विकास करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। स्मृति क्या, देखिए स्मृति को परिभाषित करिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको आती रहती हैं, प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। सांस्कृतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल आपके कैपिटल क्या है। देखिए हम जो संस्कृति है हमारी, जो हम चीज़ें सीखते हैं, हमारी संस्कृति में जो अलग अलग विविधता है, जो हमने हजारों हजारों साल से इकट्ठा किए, संजो के रखी है, ये हमारी एक विरासत है। हर एक संस्कृति की अपनी एक विरासत होती है, जिसका एक मूल्य होता है, जिसका एक महत्व होता है। क्योंकि वो जो मूल्य और जो संस्कृति में आप जो सीखते हैं अपनी अपनी संस्कृति से, चाहे वो भाषा हो, पूजा पाठ करने का तरीका हो, व्यवहार करने का तरीका हो, रहने का तरीका हो, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि हमने जो है क्या प्राप्त किया है। तो ये सांस्कृतिक कैपिटल का मतलब, सांस्कृतिक पूंजी का अर्थ होता है जो चीज़ें हमने इकट्ठा की हैं, जिसका के उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमने समाज के रूप में विकसित किया है, इसे हम सांस्कृतिक पूंजी कहते हैं। खैर इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ उसको चेक करिएगा। सेक्शन बी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, पूछा गया बार बार। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। कल्पनाओं में शैक्षिक निहितार्थ क्या है, कल्पना का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है, इसका वर्गीकरण करिए, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। व्यवहार परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संचालक कंडीशनिंग लिखें, इसे शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। शास्त्रीय कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें से कोई 7-8 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है वहाँ पर। और हाँ, ज्ञान के ट्रांसमीटर के रूप में शिक्षक की रोल ऑफ टीचर एज ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब चलते हैं सेक्शन सी में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। किशोरावस्था उच्च तनाव और तूफान का काल है, स्टैनली हॉल के इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका बहुत ही सुंदर सा मैंने जो है आंसर किया हुआ है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत डिटेल में और बहुत विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया मैंने आपके लिए। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या करिए, प्रश्न संख्या 3 है। और थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। चिंतन क्या है, चिंतन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। बुद्धि को परिभाषित करिए। देखिए सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बोलते ना, सुपरफिशियल प्रश्न नहीं है जो कि मैं आपको अपनी तरफ से बस यूं ही बता रहा हूँ। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। बुद्धि को परिभाषित कीजिए और गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करें। आप ये क्वेश्चन तो 110% कर लीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा ये प्रश्न। शिक्षण अधिगम स्थितियों में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो एग्जाम में तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि भाई पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है, वो आपको यहाँ पर समझाना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और इसके शैक्षिक उद्देश्यों पर चर्चा
कीजिए और विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं इसके अंतर संबंधों पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन, मतलब बोलते हैं ना कि अलग अलग तरीके से विकास होता है। विकास का मतलब सिर्फ नहीं होता कि वजन बढ़ना, विकास का अर्थ होता है कि मानसिक रूप से आप बढ़ रहे हैं, सामाजिक रूप से बढ़ रहे हैं, शैक्षिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आप बढ़ रहे हैं, आपके अंदर समझ आ रही है। तो ये विकास के जो बहुआयाम होते हैं और इसे ही हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट। डिस्कस देयर इंटर रिलेशनशिप। तो देखिए आपका बुद्धि का विकास होगा तो शारीरिक विकास से लाभ मिला, अच्छा स्वस्थ रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मानसिक विकास अच्छा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो आपका संवेगात्मक विकास अच्छा हो, संवेगात्मक मानसिक विकास अच्छा है तो आपका व्यक्तिगत विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। आपको अगर इसमें कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। मनोविज्ञान में नैतिक विकास क्या है? देखिए ये प्रश्न आया हुआ है आपका। मनोविज्ञान में नैतिक विकास क्या है? कोलबर्ग के अनुसार इसके विकास का वर्णन कीजिए। इसका ज्ञान शिक्षकों को किस प्रकार से सहायता कर सकता है? देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यहाँ से या तो 8 नंबर में आपको मिल जाएगा, यहाँ 15 नंबर में तो आपको मिल ही जाएगा। डेस्क्राइब एरिक्सन थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोसोशल डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो जो एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलप यानी कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसको समझाना है और उसके साथ साथ उसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन किया, यानी कि शिक्षा में किस तरह से ये उपयोगी है, शिक्षक किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्कीनर के सिद्धांत का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। स्कीनर के सिद्धांत का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उसका वर्णन यहाँ पर आपको करना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगर आपको इनको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो या इसका PDF चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन या इन क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए हों, लाइव डिस्कशन चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।